जनवादी लेखक संघ के संचालक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश करुणेश और उनके साथी कवि जयपाल जी, प्रोफेसर सुभाष जी, ओम प्रकाश दासो जी और तमाम विद्वान साथियों, जब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि प्रेमचंद की कला और प्रासंगिकता पर आपने एक बातचीत रखनी है, तो जब जब जुलाई आता है न जाने क्यों मैं गोदान को ज़रूर पढ़ता हूँ। ये एक प्रकार का मेरा एक, आप ये समझिए कि एक साल का एक रूटीन बन चुका है कि आता है तो कई बार मैं गोदान को पढ़ता हूँ। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो नई नई चीज़ें जो है वो मेरे सामने आती कि आखिर ऐसा प्रेमचंद में क्या है कि हम उनको बार बार याद करें, उन पर बातचीत करें, उन पर उनकी कला को समझें। ऐसी वो कौन सी बात है? और एक जो सीधी सी बात निकल करके आती है वो ये है कि मनुष्यता का रास्ता कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, मुश्किल तो है। प्रेमचंद की सारी जो कथाएं हैं, उनके जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, अर्थध्वनियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें वो एक बात इसी पर जोर देते हैं। और इसी कारण वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े रचनाकार हैं कि उनकी जो साधारणता है वो आपको आश्चर्य में डाल सकती है। और स्वयं प्रेमचंद का व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का था। अमृत राय ने कहा कि आप किसी भी ढंग से आप उसको प्रेमचंद कह ही नहीं सकते, न उनको जूतों से कह सकते, न उनको कपड़ों से कह सकते, न उनकी मुच्छों को देख करके आप कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक संपूर्ण हिंदुस्तान थे। एक बार ये बताया जाता है कि प्रेमचंद पटना में जाते हैं और सारी रात यात्रा करने के बाद स्टेशन पर रुक गए और जो आयोजक करता था वो प्रत्येक व्यक्ति से पूछता रहा। इतनी सुविधाएं तो उसमें थी नहीं कि आप प्रेमचंद हो, प्रेमचंद हो, प्रेमचंद हो। और जब लगभग स्टेशन खाली हो गया और रात बीत गई, सुबह जब एक ही व्यक्ति बचा, उसने कहा कि क्या आप प्रेमचंद हो? उसने कहा हाँ मैं प्रेमचंद हूँ। वो माफ़ी मांगने लगा कि हमसे बड़ी भूल हो गई। वो कहे इसमें भूल बड़ी बात नहीं, क्या ये किसी मुंह पे थोड़ा लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति प्रेमचंद है। कभी कभी लगता है कि जैसे प्रेमचंद के ऊपर गांधी की छाप है, या गांधी की जो दृष्टि और प्रेमचंद की दृष्टि, छाप तो है, दृष्टि नहीं। छाप और दृष्टि में फर्क है। और ये कहते हैं कि हर लेखक के ऊपर अपने समय की एक छाप होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन दृष्टि छाप से नहीं बनती। यदि दृष्टि बनती तो प्रेमाश्रम में जो बलराज है और उसका जो साथी है वो जमींदार के घोष खा की हत्या करते हैं, कारिंदे की। गांधी की दृष्टि होती तो हत्या नहीं करते। गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। तो जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, उसके अंदर से उनके पात्रों को खोलते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो आप देखिए एक से एक इस प्रकार की कथाएं और इस तरह की चीज़ें निकल करके आते हैं। आज मैं रंगभूमि के ऊपर सोच रहा था, भूमि की तो किसी और की और रंग उसके ऊपर किसी और का पड़ा हुआ है। आप अपने सृजनात्मक कल्पना का अंदाज़ा लगा करके सोचिए कि रंग तो उस पर किसका है? अंग्रेजी सत्ता का, और उसके साथ में जो जमींदार वर्ग है उसका है। भूमि वो किसान की और छीन ली जाती। और इसी तरह से कहाँ पे होता है? गोदान में भी होता है कि होरी जो है, जिनको अपना शुभ चिंतक समझता है, वही व्यक्ति क्या करते हैं? उसको लूटते हैं। इसी तरह उसकी ट्रेजेडी बनती है कि गाय उसको जीते जी तो नहीं मिलती, लेकिन मरने के लिए क्या किया जाता है? दान देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? जिसको वो अपना समझता है वही उसके दुश्मन है। और इसके साथ साथ जब हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं, कांग्रेस ने एक बार सूखा पड़ गया तो गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि लगान को कम कर दीजिए, किसानों की स्थिति बदतर है। प्रेमचंद ने लिखा कि लगान कम करने से किसानों का भला होने वाला नहीं है। यदि किसानों का भला होगा तो किससे होगा? उनकी कुरीतियों को दूर कीजिए, उनमें नशे की जो प्रवृत्ति है उसको रोकिए, उनके जाति पाति को ख़त्म कीजिए। यदि आप इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जब तक वो कम नहीं होंगी तब तक किसान का कोई भला होने वाला नहीं है।
इसलिए प्रेमचंद का सारा जो साहित्य है, ये कहा जाता है कि नव जागरण के मूल्यों का साहित्य है। और प्रेमचंद ने बात कई बार एलानिया तौर पे भी कही और अंत में तो बिल्कुल कई बार कही कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि 2-4 किताबें लिखूं और उनका उद्देश्य भी क्या हो, स्वराज्य प्राप्ति हो, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो स्वराज्य के लिए कर रहा हूं। और प्रेमचंद की शुरुआत भी कुछ इसी ढंग से होती है कि खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया जाता है और वो वहाँ से एक पोस्टर खरीद के लेके आते हैं बाजार से 1908 में और अपने घर की दीवार पे चस्पा कर देते हैं और बाद में कहानी लिखते हैं दुनिया का अनमोल रतन, जिसको जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद प्रेमचंद का जन्म होता है जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम के माध्यम से, कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है, कि वो जो 3 बातें बताता है कि फांसी पर चढ़े हुए व्यक्ति के आंसू हैं, या फिर किसी सोहर के साथ सोहा होगी बीवी की राख है, या फिर शहीद हो गए यहाँ पे खून की बूंदे हैं। वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जिस अनमोल रतन की प्रेमचंद बार बार बात करते हैं। तो प्रेमचंद का जो कहानी है, कथाएं हैं जो शुरू होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, जिस समय देश जो है वो आज़ादी की जंग में शामिल है और उस आज़ादी की जंग में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक और देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि भारत में जो उपन्यास है, खास करके कथा साहित्य और उसमें जो उपन्यास प्रमुख विधा है, वो यूरोप का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन नामवर सिंह ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि यूरोप के अंदर जो उपन्यास साहित्य है या कथा जो साहित्य है, उसमें मध्य वर्ग की दास्तां है। भारत में मध्य वर्ग की दास्तां नहीं है, किसान और मजदूर वर्ग की दास्तां है। और ये देखिए, जहाँ पर उपनिवेशवादी शासन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित तबके हैं वो कौन से हैं, किसान और मजदूर हैं। और इस बात को भी स्पष्ट किया कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो किसानवादी नहीं है। किसान की कथा तो है, किसानवादी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है वो उसके पक्षधर है। यदि व्यवस्था कुछ और होती, यदि हम ये कल्पना करें, तो संभवतः मध्य वर्ग की जो पीड़ाएं हैं वो ज़्यादा लिखी। उन्होंने मध्य वर्ग की पीड़ाएं नहीं लिखी, मध्य वर्ग के ऊपर तंज किया है। और कई बार उन्होंने खुद भी कहा है इस बात को। आप देखेंगे कि हमारे साहित्य में जो डॉक्टर है, जो वकील है या बुद्धिजीवी हैं, उनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा तंज मिलेंगे। जो मजदूर हैं, किसान हैं, आम व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के पक्ष में हमने बहुत ज़्यादा लिखा है। क्यों लिखा है? कि बार बार हम अपने अनुभव से जानते हैं कि इन व्यक्तियों के अंदर मुझे मनुष्यता ज़्यादा पाई है। लेकिन वहाँ पर बार बार क्या करते हैं, वो तंज करते हैं। और डॉक्टर चड्ढा की कहानी तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही कि किस तरह से एक डॉक्टर चड्ढा है, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो मरीजों को देखते और पूरी दुनिया में उसका नाम भी हो गया। और उसी के साथ साथ क्या है, एक ऐसे बूढ़े भगत है जो क्या करते हैं, सांप काटने वाले व्यक्ति का इलाज करता है। अब ये दो जो कथाएं हैं वो समानांतर चलती हैं। और डॉक्टर चड्ढा जो है, उनका देखने का एक सेट टाइम टेबल बना हुआ है कि सुबह 9 बजे बैठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद टाइम टेबल वो टेनिस खेलने के लिए चल पड़ते हैं। और जो भगत है वो भी क्या करता है कि जो भी उसके पास आता है उसको वो सांप का जो मंत्र है, कहानी का नाम ही मंत्र है, सो उसको वो करता है, उसको जिस ढंग से अब कि उसके झाड़ फूँक करता है उसको ठीक हो जाते हैं लोग। इस तरह से कहानी बढ़ती है और एक दिन स्थिति ये आ जाती है कि उस बूढ़े भगत का जो एकमात्र लड़का है, कई लड़कियों के बाद लगातार कोई बच्चे बचा नहीं है, एक ही बच्चा बचा है और उसको भी सांप काट गया है या उसको बीमार हो गया है और उसको लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास जाते हैं। अब वहाँ पे जो विडंबनाएं जो सामने रखते हैं प्रेमचंद, और डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं। ये जो समय नहीं है, आप ये देखिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है मेरे पास समय नहीं है, तो वो अपने समय का क्या कर रहा है? वो कहते हैं मेरा खेलने का समय है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे की जान है, एक की जिंदगी पर बन रही है, और दूसरा वर्ग का जो व्यक्ति है वो क्या करे, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। ठीक। और होता क्या है कि उस बूढ़े भगत का जो बेटा है वो मर जाता है, वापिस आ गया।
जिंदगी जैसी कैसी चलनी शुरू हो गई है, और उस डॉक्टर के बेटे को भी क्या सांप पालने का क्या है, शौक है। और आज क्या है, उसके बेटे को सांप ने डस लिया है। और जब सांप ने डस लिया है, जब पता चलता है, वो कहते हैं इसका इलाज तो एक ही व्यक्ति के पास है। उसको बुलाया जाता है और उसको पता है, उस बूढ़े व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की, इसके कारण मेरा बेटा मरा है। लेकिन फिर भी वो अपने घर से क्या करता है, कभी सोता है, कभी उठता है, सोता है, उठता, अंततः क्या करता है, वो चल पड़ता है। और चलते चलते कहाँ पहुँचता है, उसके डॉक्टर चड्ढा की कोठी पर पहुँच जाता है। और उसका बेटा जो है उसको मंत्र जैसे जैसे पढ़ता है, जो भी छोटी मोटी विद्या जानता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और सुबह जब डॉक्टर चड्ढा क्या करते हैं, सोचते हैं उसका धन्यवाद करेंगे, वो वापस जो है वहाँ से जा चुका होता है और कहते हैं कि तो मेरे धन्यवाद का भी क्या है, तो इतना भी काबिल नहीं हो कि उसका धन्यवाद कर पाऊँ, इतना भी काबिल नहीं। ये प्रेमचंद बार बार जो है कई कहानियों में करते हैं। गुल्ली डंडा कहानी में इस तरह से करते हैं कि जो दो साथी हैं, एक पढ़ लिख करके क्या बन गया है, बड़ा इंजीनियर बन गया। गया जो है चमारों का लड़का, उसके साथ वो खेलता है। और आज उसका मन करा कि जा करके क्या करूं मैं, फिर उसको बुला लूं, उसके साथ खेलूं। गया को बुलाया जाता है, वो दोनों खेलते हैं और गया लगातार क्या हारता चला जाता है, जानबूझ के हार रहा है। खिलाड़ी तो गया ही था। और अगला दिन गया बोलता है उसको, चलो कोई नहीं, आप कल फिर आ जाना, कल खेलेंगे। और चलो अपने गाँव के उन सारे व्यक्तियों को इकट्ठा कर ले, तो जो एक साथ खेलते थे। आज जब खेलता है, और उस दिन जब गया जो है गुल्ली डंडा में उसका कोई तोड़ ही नहीं है, और उसको महसूस होता है कि ये खेल नहीं रहा था कल मेरे साथ, मुझे खिला रहा था, मैं तो इतना भी काबिल नहीं हूँ कि इसके खेल का जवाब ही दे पाऊँ। ये प्रेमचंद जो है बार बार उस वर्ग के अंदर इस प्रकार की बातें जो है हर कहानी में लगभग वो डालते चले जाते हैं। उसको दिखाते हैं कि बेशक पूंजी से आप क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सुख सुविधाएं बढ़ गई है, शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मनुष्यता का बोध आप में क्या हो गया, कम होता चला गया है। ये यहीं पर ही नहीं है बात, ये एक जगह कफन में भी लिखते हैं, गबन में, कि जो लोग सोने की ईंट बांध करके मैदान में लड़ते हैं, वो कभी सच्चे मन से लड़ ही नहीं पाएंगे। किसको कह रहे हैं वो, जो सोने की ईंट बांध करके मैदान में लड़ रहे हैं, जिनके अपने हित हैं, ठीक है ना। और इसी कारण वो कहते रहे कि जो जमींदार वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जब जब ये लड़ाई में शामिल रहेगा, क्या होता है, मनुष्य की हार होती है, या हमारी लड़ाई का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। ये बात बार बार बोलते हैं, कई बार इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार क्या है, और क्या परिभाषा प्रेमचंद ने लिखी सरकार की, कि पढ़े लिखे व्यक्तियों ने एक संगठन बना लिया है गरीबों को लूटने का। अब आप जाइए किसी राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक में, बात करते रहिए गवर्नमेंट एंड स्टेट पर, लेकिन इस पंक्ति का जो तोड़ है, इसके अंदर जो सच छुपा हुआ है, वो नहीं देख पाए। और इसी कारण बिपिन चंद्र तो कई बार कहते रहे कि यदि आपने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का इतिहास लिखना है, तो उसमें आप गोदान को अनदेखा नहीं कर सकते, वहां से आपको इतिहास का पता चलेगा। तो प्रेमचंद कितनी कथाएं और कितनी कहानियां, और उनके बीच में उनके जो वैचारिक सूत्र है, जो उनकी कला है। फिर आप ये देखिए, जो उसकी कला है उसमें, अभी बात कर रहे थे सर ठाकुर का कुआं, कला का एक नमूना देखिए। जोखुपति है, उसकी पत्नी का नाम है गंगा, जो सबकी प्यास बुझाती है। गंगा, कितने अर्थ हो सकते हैं अपनी गंगा के, अपने पति की प्यास नहीं बुझा सकते, उसको क्या है, वो साफ पानी नहीं पिला सकते। विडंबना देखिए आप, ये गंगी तो ये पहली विडंबना है। अंदर की विडंबना तो ये है कि समाज किस प्रकार का हो गया है कि एक सामान्य व्यक्ति को पानी तक नहीं पिला सकते। और कौन है जो पानी नहीं पीने दे रहे? प्रेमचंद लिखते हैं ना, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, पानी नहीं देंगे, साहू 1 के 5 करेंगे, पानी नहीं देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, पानी नहीं देंगे। और फिर आप ये देखिए कि वो फिर कोशिश करती है इतनी विपरीत स्थितियों में कि पति को क्या किया जाए, पानी पिलाया जाए, ठीक है ना।
इतनी विपरीत स्थितियों में क्या करती है, पानी लेने के लिए किसके कुएं पे जाती है, ठाकुर के कुएं पर। और फिर वहां जो प्रेमचंद चित्रण करते हैं कि देखिए वो चित्रण 5-6 पंक्तियां हैं, उनको आप पढ़ ले तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें जो आपके दिमाग में जो है कौंध जाएंगे एकदम। एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि पानी जो है वो नीचे से खींच लिया है, ठीक है ना, हम सब ने वो कुएं में से पानी निकालने की प्रक्रिया पता है। और जब भी वो बाल्टी ऊपर आने लगी और पकड़ने के लिए उसका हाथ बढ़ा है, ठाकुर की हवेली का दरवाजा खुल गया। और प्रेमचंद ने लिखा कि शेर का भयंकर मुंह, इससे ज्यादा तो क्या होगा। ये प्रेमचंद लिखते हैं और वहां से क्या होता है, एकदम से हाथ से क्या होगी, रस्सी गिर गई और लगातार क्या है, उस पानी से आवाजें आती रही। कुछ सामान्य से लेखक होता कहानी खत्म कर देता है कि रस्सी छूट गई, लेकिन वो आवाज आ रही है। और ये आवाज देखिए किस किस की हो सकती है, ये गंगी की आवाज है, या फिर ये उस समाज की आवाज है कि शोर है जिसमें कि वास्तविक मनुष्यता की बात जिसमें दब गई। क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें। और लोग कहते रहे कि प्रेमचंद मोटी कलम से लिखते रहे। दलित की कहानी है, लोग आरोप लगाते रहे, मुकदमे चले प्रेमचंद के ऊपर, ठीक है। अवध उपाध्याय थे, जब प्रेमाश्रम लिखा तो कहा कि ये तो चोरी का माल है, ठीक है ना। एक श्रीनाथ जी थे, उन्होंने कहा कि घृणा के प्रचारक हैं, खास करके ये जो माता दीन और सलिया वाला केस है इसको लेकर के। मोटेराम शास्त्री को लेकर के मुकदमा चला प्रेमचंद के ऊपर, ठीक है ना। तो उस ठाकुर का जो कुआं है, और वहां पर यदि आप महिलाओं की बातचीत सुने, जो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं, गंगी तो थोड़ा अंधेरे में खड़ी है, इंतजार कर रही है ना, कब ये जाएंगी रात को मैं पानी भरना है। 2-3 महिलाएं जो ठाकुरों की आपस में बात कर रही हैं, और वो बात करते करते क्या कहते हैं कि हम क्या इनकी लोंडियां हैं, ये तो सारा दिन गुलछर्रे उड़ाएं और हम इनके लिए पानी भरें। और दूसरी इसका जवाब देती नहीं, और लोंडियां कैसी होती हैं, ऐसी तो होती है, पहले पानी ला करके दो, फिर इनके पैर दबाओ, और 2-4 रुपए यदि हमारे पास आ भी जाए ना, उसको भी छीना चपटी करके क्या कर देते हैं, छीन लेते हैं। ये और लौंडिया क्या होती है, ठीक है ना। यानी वो कौन सी सत्ता है, एक को तो पानी नहीं पीने दे रही है और एक को जिंदगी नहीं जीने दे रही है, ठीक है ना। इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है प्रेमचंद लगातार क्या कर रहे हैं, लिखते रहे। और ये कहा जाता है कि जब जब अभी मैं दलित की बात कर रहा कि दलित चेतना की बात हो या नारी की बात हो, और वहाँ पर क्या होता है, साथ में कोई ना कोई पशु जरूर आ जाता है। ये प्रेमचंद की कला का बड़ा बेहतर नमूना है। अभी दूध के दाम का जिक्र कर रहे थे सर, कहानी आप सबने पढ़ी होगी। कहानी के अंत में क्या है, टॉमी और मंगल है, ठीक। मंगल टॉमी से क्या कहता है, रोटी कौन सी दी है, फेंक देने वाली ना। वो कहता है कि फेंकी रोटी को खाने के लिए होती है टॉमी। और फिर कहता है तुरंत, टॉमी यदि ये भी ना मिलती तो। टॉमी ने पूंछ हिलाई, ठीक। फिर कहता है टॉमी, सुरेश को माँ ने दूध पिलाया, माने पर टॉमी ने फिर पूंछ हिलाई। फिर कहता है टॉमी, मुझे दूध का दाम ये मिला है, और टॉमी ने फिर पूंछ हिलाई। आप इस पूंछ हिलाने की व्याख्या करके देख लीजिए, ये प्रेमचंद की कला है जो कभी कभी क्या कर देती है, आपको बिल्कुल उस स्थिति पर लेकर के चली जाती है कि जैसे संगीत की स्थिति होती है कि जहाँ कोई व्याख्या आप संभवतः नहीं कर पाए, उस धरातल पर, उस मनुष्यता के धरातल पर आपको लेकर के वो चली जाती है। तो इस तरह की प्रेमचंद ने असंख्य कहानियां, ठीक, लिखी। और जो कफन की बात होती है, वो कफन कहानी जब वो लिखते हैं, वो गोदान के बीच में लिखी गई। यानी गोदान जब लिख रहे थे, उसके साथ साथ बीच में उन्होंने कफन कहानी लिखी, जो जिक्र आता है कि क्या मनुष्यता का स्तर इस तरह की गिर जाता है कि कोई व्यक्ति मर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस पर नृत्य कर रहे हैं,
ठीक है, कभी कभी कहते हैं शिव का तांडव नृत्य यही है, ये समाज की विद्रुपता है। ठीक इसी में जो मैं गोदान को मैं पढ़ रहा था, जिस पहरे को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ठीक है ना, देखिए जेठ के दिन हैं, अभी तक खलियानों में अनाज मौजूद है मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। ये प्रेमचंद जो है वो लगभग अंत में जाकर के लिख रहे हैं, जब गोदान अंतिम, बहुत कुछ तो खलियान में तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, जो बचा है वो दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने खड़ा है, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, उनकी सारी चेतनाएं स्थिर हो गई हैं, दवार पर मनोकूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मैं उनके नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति, ना नाक में गंध है ना आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गिद्दड़ रोने लगते हैं मगर किसी को गम नहीं। आप उन पात्रों के साथ इन पात्रों की स्थिति जो है मिलाकर के देख लीजिए, एक ही है। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वो खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मैं उन्हें केवल पेट में कुछ डालने के लिए चाहिए। पशु को भी बोध है क्या खाना है, मनुष्य का बोध जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया है। ये जो व्यवस्था है, ठीक, ये केवल दलित की स्थिति नहीं दिखा रहे, बल्कि उस समय के तमाम जो किसान और मजदूर हैं उन सब की स्थिति क्या हो गई है, इस प्रकार की हो गई है। वहां पहुंच गए और इसी कारण इस वर्ग के लिए वो क्या करते रहे, बार बार वो लिखते रहे। इस प्रकार की कथा और कहानियां जो हैं वो कथानक उन्होंने इस प्रकार के चुने। प्रेमचंद किसान नहीं थे, प्रेमचंद तो किसान नहीं थे, लेकिन उनके कथानक जो है वो कहां से आए हैं, वो ज्यादातर कहां से आए, किसान वर्ग से आए। बीच बीच में प्रेमचंद की जो दृष्टि है वो पूरी व्यवस्था पे जाती है। आप देखिए शतरंज के खिलाड़ी को देखिए कहानी, यदि अपने देश का हमने चित्र पर हम गुलाम क्यों हुए, अंधेर नगरी को पढ़िए और शतरंज के खिलाड़ी को पढ़िए आप, और ये कहते हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो विलासिता के मध्य में चूर ना हो। और एक लाइन और देते हैं फिर, यहां तक कि फकीर भी क्या करते हैं, भिक्षा मांगते और फीम खाते हैं। स्थिति इस प्रकार की, ठीक है ना। और वो ये नहीं कहते, वो ये बात करते हैं कि साहित्य में भी ऐसी स्थिति है, राजनीतिक शास्त्र में भी ऐसी स्थिति है। हर वर्ग जो है वो क्या हो गया है, वो अपने मूल कर्तव्यों से क्या हो गया, पीछे हट गया है, पीछे चला गया है। और उसी में आप देखिए वो दो राजा जो आपस में क्या करते हैं, वजीर की रक्षा करते हैं और वजीर के लिए जान भी दे देते हैं, जनता के लिए नहीं। और उसी कहानी में बीच में आता है, किसी स्वाधीन राज्य के राजा की, राजा को इस ढंग से बंदी नहीं बनाया गया होगा कि राजा को बंदी बनाया गया है और शहर में कोई हलचल ही नहीं है। ये प्रेमचंद है जो अपने समय का क्या कर रहे हैं, वो संपूर्ण जायजा ले रहे हैं। और इसी तरह प्रेमचंद में जो सांप्रदायिकता का सवाल है, बहुत गहरे ढंग से प्रेमचंद ने उठाया। और एक बात और उसने लिखी कि जब भी स्वतंत्रता आंदोलन का उठान आता है उसमें सांप्रदाय का कूड़ा करकट बह जाता है, लेकिन जब भी वो धारा मंदम पड़ जाती है, स्थिर पड़ जाती है, वहां पर फिर क्या है, राजा, जमींदार, पुरोहित, मौलवी, ये लोगों को क्या करते थे, बांट देते हैं। ये विचार था उनका सांप्रदायिकता को लेकर के कि ये जो सांप्रदायिकता है ये किसके लिए है, लोगों का अपना आर्थिक हथियार है। इस तरह के कई पात्र उन्होंने रचे। देवी दिन खटीक की तो प्रतिक्रिया पता ही है आपको कि उस जो सबसे ज्यादा स्वदेशी का शोर मचाते हैं, इनके बारे में वो क्या बोलता है, कहानियां लिखी। सोम करबला नाटक भी लिखा। करबला नाटक में आप देखिए कि वो कल्पना करते हैं कि इमाम के पक्ष में क्या कुछ हिंदू भी लड़ाई करते हैं। करबला नाटक में एक बोडम कहानी भी लिखी। बोडम कहानी में वो बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति है जो गायें
कि जो कुर्बानी होती है इसके विरोध में है, अपने घर में बवेला कर देता है, घर वाले सुनते नहीं, फिर वो क्या करता है, अपना जो घोड़ा बेच करके वो क्या करता है, उस गाय के फकीरों को खाना खिलाता है। अब उसने ये बना लिया। सांप्रदायिकता का सवाल से हिंदू सांप्रदायिकता का हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता का हो या ईसाई सांप्रदायिकता का हो, उस सवाल को क्या करते हैं, वो बहुत ही गहरे ढंग से बार बार उठाते हैं और ये कहते हैं कि दुनिया में कोई एक ही संस्कृति है, आर्थिक संस्कृति, ना हिंदू संस्कृति है ना मुस्लिम संस्कृति है। प्रेमचंद इसके साथ साथ देखिए, गांधी ने एक आंदोलन चलाया था कि मंदिरों में जो है वो दलितों का प्रवेश करवाया जाए। ये गांधी की दृष्टि थी और कांग्रेस को भी लगता था कि शायद संभवतः को बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और मंदिर प्रवेश होता भी है। एक क्रमभूमि उपन्यास है, उसमें भी मंदिर प्रवेश करवाते हैं और वहां प्रेमचंद क्या लिखते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से सबसे ज्यादा खुश कौन है, पुजारी खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि आज चढ़ावा सबसे ज्यादा आया है। कि वे प्रेमचंद की दृष्टि वहां पर है कि प्रेमचंद जो सवाल उठाते हैं जिस ढंग से और उस सवाल को कितनी ऊंचाई पर लेकर के चले जाते हैं, उसी ऊंचाई में क्या है, वो भारत और भारतीयता का बोध है। ठीक है ना, यह हमारे जीवन की जो दशाएं हैं, जिस भी जिंदगी में हम जी रहे हैं, जो जिंदगी हमें मिली, ठीक उसका चित्रण करते करते कभी कभी ये लगता है कि जैसे वो कोई अंतर्विरोध है प्रेमचंद के अंदर। हालांकि ये कहते हैं कि अंतर्विरोध एक जीवंतता की निशानी है। अंतर्विरोध किसको नहीं होते, जो फासिस्ट लोग होते हैं उनको अंतर्विरोध नहीं होते, उनके उद्देश्य बड़े स्पष्ट होते हैं। ठीक है ना, उनको पता है क्या गिराना है क्या बनाना है। ठीक, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसके अंतर्विरोध होते हैं और ज्ञान को प्राप्त करना भी कोई इतना आसान नहीं है। यदि इतना आसान हो तो इतनी शाखाएं प्रशाखाएं कैसे बने। सोम आप देखिए कि यथार्थवाद है, ये आलोच्य यथार्थवाद है, ये सामाजिक यथार्थवाद है, ये रूपवादी यथार्थवाद है, ये प्रगतिवाद है, जनवाद है। आप देखिए कि चीजें से धाराएं में कितनी चीजें निकलती हैं। ये द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, किसी भी में चले जाइए आप कि ज्ञान की शाखी और प्रशाखाएं किस तरह से निकलती हैं। और अज्ञानी व्यक्ति तो शुरू से लेकर के आखिर तक क्या होता है, उसको तो ये पता है कि इस पे टारगेट करना है, उसका विचार बदलता ही नहीं। तो प्रेमचंद जो है वो लगातार इस पर कई बार ये भी लगता है कि इसकी दृष्टि जो है बदलती रही, नहीं बदल नहीं रही है, समय की छाप है, लेकिन धारा अंत तक वही है। महाजनी सभ्यता के ऊपर अटैक करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद को साम्राज्यवाद शब्द को ना जानते हो, पूंजीवाद शब्द को ना जानते हो, जानते थे, लेकिन किसान किसको समझता है, महाजन को समझता है। इसलिए शब्द उन्होंने क्या गढ़ा, महाजनी सभ्यता गढ़ा और ये कहा कि एक दिन क्या है, इसका अंत क्यों होगा, क्योंकि ये लोगों के सवालों का जवाब नहीं देती है। ठीक है ना, और बार बार ये कहते रहे कि जमाना जो है आने वाला किसान और मजदूरों का है। हिमालय की जो हवाएं हैं ये से छूती नहीं रह सकती। ये अलग बात है कि नहीं आ पाया, लेकिन दुनिया में जो ख्याल है वो यही है कि एक दिन क्या आ जाएगी, समानता आएगी। हम सबके प्रयास ऐसे ही, यदि आप देखें सारे जो अनुशासन हैं, सारे जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, वो सभी क्या करना चाहते हैं, मनुष्यता के लिए प्रसार करना चाहते हैं। तो इस गहरे सपने के साथ प्रेमचंद क्या करते रहे, अपने पात्रों को रचते रहे और इस पात्रों में जो उनका संघर्ष है, होरी को देखिए आप कि किसान से मजदूर बन गया, पहली विडंबना। दूसरी, अपनी बेटी तक को बेचना पड़ा राम सेवक के हाथों, दूसरी विडंबना। बेटा उसकी दृष्टि से निकम्मा निकला, वो भी छोड़ के चला गया, मरजात चली गई, सब कुछ चला गया। और जब बेटी का विवाह होता है उस समय प्रेमचंद जो है होरी के माध्यम से क्या लिखवाते हैं, वहां पे क्या लिखते हैं कि जैसे मैं गांव के बाहर खड़ा हूं और हर आने जाने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर क्या करता है, थूकता है। ठीक, और वो कहता है कि कोई मेरा खून, मेरा जो चमड़ी उतार करके देख ले कि मैं कभी पेड़ की छाया में नहीं सोया, कभी मैंने बरसात की परवाह नहीं की, धूप की परवाह नहीं की, लगातार क्या करता रहा, मेहनत करता रहा और आज कहाँ पहुँच गया हूँ।
ऐसे लगता है कि जैसे होरी का क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, रात को हीरा मिलता है। रात को सो रहे, सुबह थोड़ा सा उठता है 3:30-4 बजे, और उसको लगता है कि जैसे वो आग हुक्के में आग लेने के लिए जाता है, उसको लगता है कि जैसे कोई खड़ा है, कोई छाया है, और उसको देखते हैं कि वो तो हीरा है। हीरा की भी शक्ल जो है बदल गई, और वो होरी के पाँव में आके पड़ जाता है। वो कहता है भाई मैंने दिया था जहर। वो कहता कोई बात नहीं हुआ यार, किसी ज़्यादा क्या करते, किसी को 2-4 रुपये दे के मामले को रफा दफा करवा लेते। और उससे पूछता है कि भाई तू भी कमज़ोर हो गया है। और होरी वहाँ पे जो जवाब देता है, ने पगले मेरी की उम्र मोटे होने की, और मोटे तो होते जिनको कोई चिंता ना हो, और एक के मोटे होने से क्या, दुनिया में सभी मोटे हों तभी तो अच्छा है। और फिर कहता है कि यही तो मेरी क्या है, विजय पताकाएं हैं। कौन कहता है कि मैं हार गया, ठीक है ना, कि यही छोटा मोटा जीवन क्या है मेरा, विजयी का जीवन है। और जब गोबर बहन के विवाह के जाने के बाद जब उसके पाँव में छुप जाता है, और वहाँ पे जो प्रेमचंद लिखते हैं कि आज यदि मणो अनाज भी मेरे क्या में होता, मेरे पास होता, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होनी थी जितनी खुशी किससे हुई है। आज ऐसे लगता है जैसे बेटा वापस मिल गया। तो मनुष्यता का साहित्य है, मनुष्यता का स्वर है, और कभी उसका पात्र हारता नहीं है। कि इतना कुछ होने के बाद होरी क्या करता है, सड़क पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है, हारता नहीं है। सपना जो का त्यों बरकरार है कि गाय लेनी है, अपने लिए नहीं लेनी, अब गोबर का लड़का मंगल के लिए लेनी जरूर है। ये जो जुझारूपन है, ये जो संघर्ष है, जिसको प्रेमचंद लिखते रहे कि शक्ति संघर्ष में है, और उसीलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। उसके जो पात्र है, कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता कि हारते हुए पात्र है, कि उनमें एक जुझारूपन है। कजाकी में देखिए आप, कजाकी आपने पढ़ी होगी, उसमें एक पहली लाइन है, कजाकी मेरी बात स्मृतियों में न मर मिटने वाला पात्र है। एक छोटा बच्चा है, और उनके यहाँ कजाकी कौन है, एक वो जो डाक जो है, जो डाक को ले जाने वाला काम करता है, और उसके पिताजी जो है वो डाक खाने में क्या है, बड़े पद पर है। वैसे भी डाकघर से जो है प्रेमचंद का संबंध रहा है। अब वो बच्चे को क्या सुनाता है, कहानियां सुनाता है। बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो उन कहानियों की छाप ही नहीं गई। इसलिए लिखा कि जो वो है मेरी बात स्मृतियों में न मर मिटने वाला व्यक्ति है। यानी जहां साधारणता है, लेकिन वो साधारणता क्या है, असाधारणता है, वो सामान्य ढंग से आपको नहीं मिल सकती है। यही प्रेमचंद की खूबी है। और इसी कारणों आप देखेंगे कि कभी वो जो कहते हैं कि हमें सुंदरता का मेयार बदलना पड़ेगा, वहां पे भी वही बात कर रहे हैं। प्रेमचंद को जो कुछ मिला वो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास और कहानियों का कथा साहित्य मिला, वहां वो बदलते हैं। वो वहां पर साधारण व्यक्तियों को क्या कर देते हैं, आकर के उनकी कथा कहानियां कहना शुरू करते हैं। और अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि 1857 से का वो समय है जहाँ से माना गया कि लगभग एक देश बनना शुरू हुआ, और वहीं से कथा साहित्य बनना शुरू हुआ। और जहाँ से कथा साहित्य बनना शुरू हुआ, वहाँ पर एक केंद्रीय प्रवृत्ति और आपको दिखाई पड़ेगी कि पहली बार जो नारी है वो किस में आई है, केंद्र में आई है। प्रेमचंद की कई कहानियों में आपको ऐसा लगेगा, है ना। कई कहानियां, निर्मला तो आपको पता है, निर्मला, ठीक। धनिया जैसा चरित्र आप देखिए, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे होरी जो है, होरी इतना संघर्ष इसलिए कर पाया क्योंकि धनिया का जो हौसला उसके साथ है। संभवतः होरी इतना संघर्ष नहीं कर पाता। किस तरह से पूरे के पूरे जो है समाज से वो भिड़ जाती है ना। कई बार ऐसे आते हैं, है ना, अपने उसका जो पति हो तो मर्जाद की चिंता करता है, लेकिन वो ये कहती है कि इस मर्जाद को लेके चाटेंगे क्या, जब खाने को रोटी नहीं है, पता नहीं कैसा आदमी है ये, ठीक है ना। सारे गांव से लड़ जाती है, सारे कहते हैं कि इससे बच के रहना, ठीक। तो ये जो नारी जो है वो केंद्र में आ रही है, ये आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन देश में चल रहा है, और एक नई हवा, नई बयार जो देश में बह रही है, वो तभी कारगर हो सकती थी जब उसकी जो है उसका भाव जो है पूरी पब्लिक तक पहुंचे। और 50% तो क्या स्त्रियां। इस कारण जो प्रेमचंद जो है
वो इस तरह के पात्र रचे और इस तरह का एक निर्मला तो पूरा का पूरा एक इस तरह का उपन्यास ही उन्होंने लिखा। यहाँ तक कि जो पूछ की रात है उसमें भी उसकी पत्नी उससे शिकायत करती। आप देखेंगे कि वहाँ एक प्रकार की नारी के अंदर जो क्या है, एक चेतना है। एक कातिल कहानी है, उसमें भी माँ और बेटे का जो संवाद है वो बड़ा शानदार संवाद है। वो कहते हैं कि वो पूछते हैं, माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं कि सत्ता बदलने से राज आ जाएगा क्या? रूस में जो लूटने वाले लोग वो भी तो उन्हीं के अपने लोग थे। ये थोड़े है कि भाई ये अंग्रेज चले जाएंगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी इतनी आसानी से। तो प्रेमचंद कहीं पर भी खड़े हों, कौन सी भी कहानी शुरू करते हों, वहीं से वो क्या करते हैं, एक प्रकार से आप इसको सभ्यता समीक्षा कहें, अपने समाज को पहले कि अपने समाज की समीक्षा कहें। सवाल वही है, चाहे वो नारी का सवाल उठाएं, चाहे वो दलित का उठाएं, चाहे वो किसान का उठाएं या किसी और मजदूर का उठाएं, उन सारे सवालों पर कहाँ जाती है उनकी दृष्टि जाती है। उनके आप मुहावरे उठा करके देख लीजिए, कोई शब्द उठा करके देख ले, उसी तरफ जो है वो बहना शुरू हो जाता है। अभी मैं महाजनी शब्द के बारे में आपको बता रहा था कि उसी वर्ग से उनके शब्द आते हैं, उसी वर्ग के उनके मुहावरे लोकोक्तियां निकल करके आती। तो प्रेमचंद को जो पढ़ना है वो ये अपने आप में क्या है, एक नई दुनिया से रूबरू होना है, उस दुनिया से गुजरना है। और इसी कारण संभवतः प्रेमचंद की जो प्रासंगिकता बनी रहेगी। वो कालजयी कोई उपन्यासकार या कोई कथाकार तभी हो सकता है जब उसने क्या किए हों, अपने समाज के सभी सवालों को उठाया हो। और जब तक ये सवाल रहेंगे तब तक जो प्रेमचंद जो है हमारे बीच प्रासंगिक रहेंगे। तो साथियों, आप सबने मेरी बात को सुना, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।